Hello friends. So welcome back to the Sehe Seekho classes. So today we will discuss on the same topic जो अभी हम लोग सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं CGABEO का राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शिक्षा का अधिकार 2009। और इस एक्ट के अंदर हम लोग कुछ सेक्शंस डिस्कस कर रहे थे जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। इससे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, या तो डिफरेंट सेक्शन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर नहीं तो उसकी डिटेलिंग से क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हमने जितनी भी वीडियोस में ऑलरेडी 2 पार्ट इसके डिस्कस कर चुके हैं हम, और उन सभी पार्ट में ट्रिक्स को तो फोकस किया ही है, बट उसके अलावा डिटेल्स को भी फोकस किया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस डिटेल से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसके बाद ये लास्ट पार्ट है। इस सीरीज़ के बाद 1, 2 एंड 3rd पार्ट के बाद हम सारे MCQs पैटर्न पे जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम 1 to 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड करके आपके सामने सारे क्वेश्चंस रख देंगे, जिसे आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर जिस किसी भी पर्सन ने तीनों वीडियोस देखी है उसके बाद MCQs क्वेश्चन ही सॉल्व करना, क्योंकि उसके बाद आपको ही पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कितनी अपग्रेड हो चुकी है और उस टॉपिक से रिलेटेड आपको बहुत नॉलेज हो चुकी होगी। तो ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हमारा 1 to 11 सेक्शंस हमने डिस्कस कर लिया है, सेकेंड पार्ट में 12 to 28 डिस्कस किया है। सो ये आज लास्ट पार्ट है, इसमें हम लोग 29 to 38 ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, सेक्शंस को डिस्कस करेंगे विद डिटेलिंग्स। ठीक है, और ये डिटेलिंग्स आपको और कहीं भी इतने डेप्थ में नहीं मिलेगी। इसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद 29th सेक्शंस। और इस सेक्शन में हम लोग इसको हिंदी में क्या कहते हैं, 29 को 29 भी बोलते हैं। तो धारा 29 में क्या कहा गया है, 29, अब इस पे फोकस किया गया है 29 पर। ठीक है, उन मतलब हो जाएगा उन लोगों को 30 मार्क हाँ बनाना है। तो उन मतलब 29 का उन इसमें आ जाएगा और 30 का 30 मार्क हाँ। लिसन, किसी बच्चे को अगर हम लोगों को 30 मार्क हाँ बनाना है, कैसे बना सकते हैं? सिंपल सी चीज़ है, अगर उनका 100 out of 100 जितना सिलेबस दिया है वो सिलेबस अगर वो कंप्लीट कर लें तो क्या वो इजीली नहीं सॉल्व कर लेंगे पूरा पेपर? इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अब उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब कहीं से भी क्वेश्चन आए वो उस एरिया में एकदम 30 मार्क हाँ होंगे। ठीक है, 30 मार्क हाँ मतलब एक्सपर्ट, परफेक्ट। ठीक है, सो उन लोगों को 30 मार्क हाँ बनाना है, ये ट्रिक है, इसको रिमेंबर करिएगा। और 30 मार्क हाँ कैसे बनेगा? अगर उसका सिलेबस कंप्लीट है, इन डेप्थ उसने सिलेबस को पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसका जो टॉपिक है डिटेल क्या है, सिलेबस एंड असेसमेंट रूल्स, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के नियम। क्लियर है? तो पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन के नियम, क्या क्या नियम दिए हैं? पहला है ओवरऑल डेवलपमेंट इन द चाइल्ड में सतत विकास करना। ठीक है, मतलब पूरा ओवरऑल डेवलप करना उसमें, ये हो सकता है। सिलेबस, अगर उनका सिलेबस अपडेटेड रहता है, टाइमली अपडेट हो जाना चाहिए। ठीक है, उनकी जितना भी सिलेबस में पोर्शन दिया उसमें बच्चों की थिंकिंग लेवल डेवलप होना चाहिए, रिसर्च लेवल डेवलप, है ना। तो ये सारे सिलेबस में ये ऐसे पॉइंट रहना चाहिए जिससे बच्चे ऐसा फील कर सके या उनमें डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट, एज फार एज पॉसिबल उनकी जो टीचिंग का मेथड रहता है, मीडियम रहता है, वो मदर टंग में होना चाहिए। ठीक, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, बट जहाँ तक हो सके, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ग्रैस्प कर पाते हैं अगर वो मदर टंग में पढ़ाया जाता है तो। नेक्स्ट इज, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ फियर फ्री इन्वायरमेंट इन स्कूल, मतलब जहाँ पर उनको डर ना लगे ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए स्कूल में। क्यों? क्योंकि अगर उनको डर लगता है तो बच्चे वहाँ पर फ्री नहीं हो पाते और अपने डाउट्स भी नहीं क्लियर कर पाते, और उनके डाउट्स अंदर ही अंदर रखे रहते हैं। और अगर वो फ्री रहेंगे तो उनकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, वो हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब कुछ गलतियों के साथ कुछ नई चीज़ें सीखना।
is continuous and comprehensive evaluation. CCE पैटर्न शुड बी फॉलो. सो ये हम लोगों ने बहुत सुना है CCE पैटर्न. इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी स्टूडेंट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनकी स्टडी के बेसिस पे ही जज नहीं कर सकते, इवेल्युएट नहीं कर सकते, मूल्यांकन नहीं कर सकते. तो उनके लिए हम लोग को कंटिन्यूअस, मतलब जब से वो स्कूल एंटर कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, स्कूल में उनका परफॉर्मेंस कैसा है, ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. उन सब पॉइंट्स को कंटिन्यूअस उनको इवेल्युएट करना, बच्चों को कंटिन्यूअस उनका मूल्यांकन करना, और उसके बेसिस पे CCE पैटर्न लाया है ना. तो CCE पैटर्न के बेसिस पर बच्चों को जज करना. तो ये आपका इन डेप्थ वाला समझ में आ गया. 29 ईजी है. 29 मतलब उन लोगों को 30 मार्क हाँ बनाना है. कैसे बनाएंगे? इन डेप्थ स्टडी करवाएंगे. किसका? सिलेबस का. तो सिलेबस एंड असेसमेंट रूल्स इसमें दिए हैं. नेक्स्ट देखते हैं 30 में दिया है 30 मतलब 30. ठीक है. अब 30 कैसे? 30 मार्क हाँ बच्चे बन गए. कैसे बने 30 मार्क हाँ? देखिए 30 मार्क हाँ का मतलब आप लोग को पता है कि यहाँ पर जो भी बच्चे परफेक्ट रहते हैं उसको हम लोग कहेंगे, है ना. जो एकदम परफेक्ट है उसमें, तो वो चीज़ उसको हम लोग कहेंगे कि 30 मार्क हाँ है वो उस एरिया में. ठीक. तो 30 आउट ऑफ 30 बच्चों को अब मार्क्स भी मिल गए, रिजल्ट मिल गया. रिजल्ट में उन लोग का 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिल गए. ठीक है. तो 30 से हम लोग क्या करेंगे? डिटेलिंग में अगर देखेंगे तो उन लोगों को अब प्रमाण पत्र मिल गया. ठीक है. रिजल्ट मतलब प्रमाण पत्र दे दिया गया. प्रमाण पत्र मतलब उन लोगों को एलिमेंट्री एजुकेशन जैसे ही कंप्लीट हो उन लोगों को सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करा देना. तो प्रमाण पत्र मिल गया. तो आप लोग 30 से कनेक्ट कर सकते हैं. 30 मतलब उनको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिल गए. किस में मिलता है? रिजल्ट में मिलता है, रिपोर्ट कार्ड में मिलता है. तो रिजल्ट में अब उन लोगों को पूरा मार्क्स मिल गया. तो ये आप लोग इससे कनेक्ट कर लिए. अब इसका डिटेल बता देते हैं. 1 to 8 आपका एलिमेंट्री एजुकेशन होता है. जैसे ही आपका 1 to 8 एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट होगा, इसके बाद आप उसको रिजल्ट इशू करेंगे. ये इसमें रूल में लिखा है. ठीक है. तो ये आप लोग को क्लियर हो गया ये चीज़. अब ये आप लोग का 30 क्लियर हो गया. 29 में क्या था? उन लोगों को 30 मार्क हाँ बनाना है. कैसे? इन डेप्थ स्टडी करवाएंगे सिलेबस की. 30 में क्या है? 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाना है. ले आए बच्चे. किस में मिलेगा? रिजल्ट में मिलेगा, प्रमाण पत्र में दिया जाएगा. ये हो गया. नेक्स्ट देखते हैं 31 और 32 को आपस में कनेक्ट किया गया है. तो सबसे पहले हम लोग ना इसको 31 को कुछ देर के लिए इग्नोर कर देते हैं. ठीक. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? 32 को देखते हैं. 32 में क्या लिखा है कि वेट, हाँ 32 को हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं 32. तो बच्चों की 32वीं कब दिखेगी? 32वीं मतलब आपको पता है? 32वीं मतलब होता है जिसमें जब बच्चों के सारे दांत दिख रहे हो. 32 दांत होते हैं, एज्यूम किया जाता है 32 दांत हैं. तो 32 दांत कब दिखते हैं? जब बच्चे मुस्कुरा कर खिलखिला कर हंसते हैं. तो कब हंसेंगे? जब उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं अगर उनका सॉल्यूशन उनको मिल जाता है तो बच्चे खिलखिलाकर हंसते हैं, है ना. तो 32वीं कब दिखेगी बच्चों की? जब उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. ठीक. अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी बच्चों की, तो इससे रिलेटेड है ये आपका सेक्शन. और इस सेक्शन का देखिए अब हम लोग डिटेलिंग्स देखते हैं. बच्चों से जुड़ी समस्याओं का 3 माह में निपटारा करना. तो वॉट एवर द प्रॉब्लम दे हैव, द चिल्ड्रन हैव, उनको रिसॉल्व करना विद इन 3 months. ठीक है. अब वो प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? अगर वो लिखित फॉर्म में है, रिटन फॉर्म में है, तो हम लोग कहेंगे ये इनकी समस्याएं हैं और उन समस्याओं का हमें समाधान निकालना है विद इन 3 months. ठीक है. ये एक्ट में कहा गया है कि आपको निकालना ही है. ठीक है. अब फर्स्ट इसमें ये कहा गया है जो लिखित समस्याएं हैं वो स्थानीय अधिकारी के पास जाएंगी. उसके पास लिखवाना होगा, लोकल अथॉरिटी पर. उसके बाद वही समस्याएं किसके पास लिखानी होंगी? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास. प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, है ना. तो इसमें आप लोग कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये इसके पास आपको अपनी कंप्लेंट्स लिखवानी है. तो फर्स्ट स्टेप इज आपको लोकल अथॉरिटी के पास जाकर के अपनी कंप्लेंट्स लिखवानी है. सेकंड इज कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके पास भी आपको लिखवाना पड़ेगा.
और तब जाकर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन 3 मंथ्स के अंदर अंदर देना इस एक्ट का के अंडर कहा गया है। ठीक है, आपको देना ही है। ठीक, अब देखिए 32 में आपने 32 से कनेक्ट कर लिया मतलब इसके 32 कब दिखती है बच्चों की, जब उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती है। क्लियर है। अब 31 देख लेते हैं। 31 में और क्या कहा है, देखिए 31 मतलब सिंपल बच्चों से ही रिलेटेड है। यहाँ पर बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करने से रिलेटेड है, लेकिन 31 में कहा गया है अधिकारों की सुरक्षा, मतलब कुछ बच्चों को राइट्स मिले होंगे। ठीक है, उन राइट्स को देखकर जैसे उनको पता चल गया कि ये मेरे अधिकार हैं, मुझे ये करना है, मैं स्कूल इतने बजे जा सकता हूँ, या जो भी उनके पास ये राइट है कि उनको अगर कोई डाउट है तो वो आस्क कर सकते हैं, वो अपनी कंप्लेंट्स को लिखवा सकते हैं, उनके पास ये राइट है। अगर उनको ये राइट्स पता रहेंगे तभी ना 32 में वो अपने अपने प्रॉब्लम्स को लिखवा करके सॉल्यूशन मिलने जाएगा, तो उनकी 32 दिख जाएगी, है ना। तो 32 को अगर हम लोग ने इससे कनेक्ट कर लिया है तो 31 को कनेक्ट कर सकते हैं। 31 में क्या है, उनके अधिकार पहले उनको पता चलेंगे, उसके बाद उनका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो 31 और 32 को हम लोग ने कनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं 33, 34 एंड 35 को आपस में कनेक्ट करेंगे। चलिए, यहाँ से आपका मूड एकदम, यहाँ से अभी पढ़ाई 2 मिनट रोक दीजिए। सबसे पहले हम लोग मूवीज़ बॉलीवुड में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, आप लोगों ने मूवी देखी होगी जय हो मूवी। उसमें एक फेमस डायलॉग था, क्या था कि अगर आप मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो मुझे थैंक यू ना बोलकर आप कोई 3 लोगों की मदद कर दीजिए और उन 3 लोगों से कहना कि वो आगे 3 लोगों की मदद कर दे। याद होगा, रिमेंबर होगा, ये आप लोग मूवीज़ तो देखते ही होंगे। मूवीज़ देखना भी अच्छा है, तभी तो हम लोग ट्रिक्स बनाएंगे, नहीं तो ट्रिक्स कैसे बनाएंगे। और जो भी ये मूवी नहीं देखा है, सबसे पहले जा कर के इस मूवी का डायलॉग ज़रूर देखना, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 33 में क्या है कि 3 लोगों की मदद करना और अगले 3 लोगों को से कहना कि और 3 लोगों की मदद करें। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे, सलाह। तो ये जो मदद लिखा है ना, उसकी जगह हम लोग किसी को सलाह देना। कोई अगर हमें फ्री फोकट में अगर सलाह दे रहा है तो हम लोग बोलेंगे मुझे सलाह मत दो, तुम अगले कोई और लोगों को सलाह दे देना और उन 3 लोगों से कहना कि वो अगले तीनों को सलाह दे। ठीक है, सब एक दूसरे की सलाह देंगे तो अच्छी चीज़ है, बेनिफिट हो रहा है सबका, सलाह देना, एडवाइस करना, है ना। तो सलाह को इसमें आपको कनेक्ट करना है। क्लियर है। इतनी स्टोरी बताने के बाद हम लोग का ये मेन मकसद है कि पहले 3 लोगों को सलाह हम देंगे, फिर उन 3 लोग से कहेंगे कि अगले 3 लोगों को सलाह देना। ठीक है, तो अब सलाहकार परिषद से रिलेटेड है, सलाहकार परिषद का गठन 33 में भी यही दिया है, 34 में भी यही दिया है सलाहकार परिषद का गठन, लेकिन उससे पहले यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय और यहाँ राज्य लिखा है। अब देखिए, सबसे पहले राष्ट्र आता है, उसके बाद राज्य ना आएगा, तो पहले सेंट्रल आएगा, देन सेकेंड इज स्टेट। क्लियर है। तो सेंट्रल तो राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन 33 में है। 34 में क्या है, राज्य सलाहकार परिषद का गठन। बहुत इजी है, याद हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, 33 से कैसे 3 लोगों को कहना, फिर वो अगले 3 लोगों को कहेंगे, तो 33 से सलाह। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। 34 में है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एडवाइजरी काउंसिल, यहाँ स्टेट है, यहाँ नेशनल है। ठीक है, क्लियर हो गया। 33, 34 क्लियर। 35 देख लेते। 35 में क्या है, यहाँ पर जॉइंट मीन्स सेंट्रल एंड स्टेट बोथ को कंटिन्यू हम लोग अगर ज्वाइन कर लेंगे। अभी इन लोग सलाह दे रहे थे, अब सलाह हो गई, ओवर हो गई सलाह, अब उन लोग मार्गदर्शन देंगे, मतलब एक पाथवे देंगे कि आपको यही फॉलो करना है ना। सलाह से ही रिलेटेड है मार्गदर्शन देना, तो सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल करके आपको मार्गदर्शन करेंगे। तो इसका क्या है पॉइंट, डिटेल देखते हैं। केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार मार्गदर्शन सिद्धांत जारी कर सकती है। ठीक है, मतलब वो इशू करती है गाइडलाइंस। कौन कौन, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल करके कुछ गाइडलाइंस इशू करती हैं, मार्गदर्शन देती हैं। तो क्लियर हो गया। 33 में क्या है,
सेंट्रल का मार्गदर्शन देना, ठीक है। तो अब जाए इसमें क्या आएगा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद है ना का गठन, 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन, 35 में दोनों सेंट्रल एज वेल एज स्टेट इन दोनों का मार्गदर्शन सिद्धांत जारी कर सकते हैं ये दोनों सरकारें, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट विज 36, 37 एंड 38, ये हमारा लास्ट स्लाइड है और इसके बाद हमारे सारे सेक्शंस क्लियर हो जाएंगे। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ को आप पढ़ते हैं, कभी हेडेक लेकर नहीं पढ़ना है, बहुत आसान है, ऐसा सोच के पढ़ेंगे और उसके बाद देखिए आपका कितनी जल्दी जल्दी सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सिलेबस क्या, जो पोर्शन सबसे ज़्यादा आता है, जैसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है, पहले हम उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं अगर वो छूट भी जाते हैं तो उसका आपके पेपर पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब हम लोग का ये क्लियर हो गया। लास्ट स्लाइड है, सिर्फ लास्ट स्लाइड, इसके बाद एक भी आपको सेक्शंस पढ़ने नहीं पड़ेंगे। मानते हैं सेक्शंस और ये सब पढ़ना बहुत हेडेक होता है, लॉ के सब्जेक्ट्स को रिमेंबर करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हमने ट्रिक मेथड यूज़ किया है। इसके बाद आपको कोई सेक्शन एक्शन नहीं पढ़ना है, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग इम्प्लीमेंट करके देखना कि आपके सारे वो ट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखिए अब इसमें लिखा है 36, 37 एंड 38। तो 36 को हम लोग कनेक्ट करते हैं। देखिए 36 छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ बहुत सक्षम है, बहुत से लोग उसको है ना नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन नेग्लेक्ट करने की चीज़ नहीं है छत्तीसगढ़, ये बहुत सक्षम है, इट इज़ वेरी कैपेबल, है ना। तो छत्तीसगढ़ बहुत कैपेबल है, तो बहुत सक्षम है। और सक्षम से हम लोग कैसे याद करेंगे, 36 सक्षम, इसको हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे। देखिए इसमें लिखा है जुर्माना लगाने से पहले सक्षम अधिकारी का अनुमति अनिवार्य है। तो जुर्माना से हम लोग इसको कनेक्ट करना है। देखिए हम लोग जुर्माना किस में लगाए थे, 13 में, याद रखिएगा 13 में पेनल्टी वाला था, ठीक है। लेकिन उसमें ही उसी से ही कनेक्टेड है। अगर आप लोग 13 में आप लोग कंप्लेन या जुर्माना लगा रहे हो, लेकिन उसके पहले आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, किससे, सक्षम अधिकारी से, ठीक है। जो कैपेबल ऑफिसर रहते हैं उससे आपको जा कर के अनुमति लेनी ज़रूरी है, मैंडेटरी है। देखिए ज़रूरी है ना, अनिवार्य है। तो सबसे पहले हम लोगों ने 13 में पढ़ा था, वहाँ पर जुर्माना लगा था कि अगर आप परीक्षा ले रहे हैं तो, है ना, याद होगा आप लोग को, परीक्षा लेते वक्त मतलब एंट्रेंस के टाइम पे परीक्षा नहीं लेनी है। दूसरा, एंट्रेंस के टाइम पर, एडमिशन के टाइम पे आपको कोई फ़ीस चार्ज नहीं करना है, नहीं तो पेनाल्टी चार्ज होती, ठीक। तो पेनाल्टी लगने से पहले आपको सक्षम अधिकारी को से अनुमति चाहिए होगी। तो ये हो गया 36 में। 37 क्या कहता है, इन 3 के साथ मुकदमा नहीं कर सकते। 3 और 7, 7 से 7 और 3 से 3, 37। अच्छा है, तो किन 3 के साथ हम लोग मुकदमा नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद रखेंगे। मेनली तो 4 हैं, लेकिन उसको हम लोगों ने 3 पार्ट में कैसे डिवाइड किया। देखो सरकार, गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ हम लोग मुकदमा नहीं कर सकते। मतलब उनके दिए गए कोई भी जो भी उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस दिए हैं या जो भी उन्होंने बातें कही है, उसके खिलाफ हम लोग कभी भी जा कर के कोर्ट में केस नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया। सेकेंड इज स्थानीय प्राधिकारी, मतलब लोकल जो भी अथॉरिटीज़ होंगी उनके खिलाफ आप कभी भी मुकदमा नहीं दायर कर सकते। नेक्स्ट है विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य, मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी 20 मेंबर्स, ठीक है। तो स्कूल मैनेजमेंट आपको याद होगा किस में था, सेक्शन 21 में था। देखिए ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल्स पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग अभी रिवीजन नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम लोग इसको पढ़ रहे हैं जिसमें मुकदमा नहीं किया जा सकता। तो पहला, सरकार कौन सी, केंद्र और राज्य सरकार। दूसरा, स्थानीय प्राधिकारी, मतलब लोकल अथॉरिटीज़। थर्ड इज स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स, इन सब के मेंबर्स है ना, मेंबर्स याद रखिएगा, कमेटी नहीं, सिर्फ मतलब उनके मेंबर, जितने भी मेंबर्स होंगे वो सब के खिलाफ आप लोग कंप्लेन नहीं कर सकते, मुकदमा नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज 38 लास्ट है।
तो इसलिए अब एक बहुत इजी है ये, तो इसमें आपको दिमाग भी नहीं लगाना है। देखिए 38 है, अब हम कोई भी अमेंडमेंट करते हैं, कोई भी सुधार करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि लास्ट में ही करें, है ना। जैसे लास्ट में ही हम लोग, जैसे 86th अमेंडमेंट आया, ये जितने भी अमेंडमेंट्स आते हैं वो सबसे लास्ट में हम लोग वो अमेंडमेंट डालते हैं। तो 38 मतलब इस सेक्शन का भी लास्ट वाला है ना, उसमें यही बताया गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस अधिनियम के कुछ भागों में संशोधन कर सकती है। देखिए आपका एक जगह लिखा था जहाँ पर केंद्र सरकार के पास राइट है कि वो बीच में जाकर, याद होगा है ना, 20 में था, देखिए हमने कनेक्ट कर रहे हैं इसीलिए, 20 में था बीच में कौन जाकर के अमेंड कर सकता है, तो वो आपका 20 में दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ अमेंड कर सकती, लेकिन 38 में क्या दिया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास ये राइट है कि वो कुछ भाग है ना, सर्टेन पार्ट्स पर वो अमेंडमेंट कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मे अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ दिस एक्ट। देखिए आपका इतनी इजीली कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको ये तीनों वीडियोस को पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। अब इसके बाद की जो वीडियो आएगी वो MCQs पैटर्न पर रहेगी, वो बहुत आसान होगी, तो बहुत जल्द उसको अपलोड करते हैं और आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करते रहिए। इससे आप क्वेश्चंस लगा के देख सकते हैं, बहुत आसान होंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ओके, बाय।